वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे और हम अपने सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज सीआरपीसी के पार्ट 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस क्या है और वो किन किन चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं आज डिस्कस किया जाएगा। तो पार्ट 4 जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, राइट। पार्ट ए चैप्टर 4 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। Part A, which contains section 36, dealt with the powers of superior officers of police. और जो part B था section 37 to 34, जिसमें aid to magistrates and police was covered. ठीक है, तो ये जो पुराने sections हैं वो नए procedure में किस तरह से incorporate किए गए हैं, आइए समझ लेते हैं। तो पुराना जो सेक्शन है पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, वो अब नया सेक्शन 30 है और वो एग्जैक्टली उसी तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है जैसे वो सीआरपीसी में पहले था। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे किसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपने असाइंड एरिया में उन पावर्स को एक्सरसाइज करना पड़ता है जो कि शायद स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के पास हैं या फिर लोअर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स के पास हैं। तो जो सीआरपीसी की स्कीम थी वो कहती थी कि इन सिचुएशंस में इफ अ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन दैट मैनर ही कैन डू इट। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर एक लो रैंकिंग या अपने से जूनियर ऑफिसर्स के पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकता है और इस चीज की पावर स्पेसिफिकली सेक्शन 36 में दे रखी थी और यही सेम पावर सेम मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के साथ बीएनएसएस के सेक्शन 30 में इनकॉर्पोरेट की गई है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है इनमें, बस नंबर चेंज हुआ। दूसरा आता है सेक्शन 37, पब्लिक वेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो this is basically a situation wherein a legal obligation is created on public or civilians, जहाँ पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट उनकी मदद मांग रहा है या डिमांड कर रहा है कुछ पर्पसेस के लिए जो कि सेक्शन 37 में ही लिस्टेड थे। सिंपल वे में इफ देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू एस्केप एंड हुज अरेस्ट इज or a person who to arrest whom the power is given to police or magistrate, और सिंपल कर देती हूँ मैं, अगर किसी आदमी को अरेस्ट करने की पावर है मैजिस्ट्रेट और पुलिस के पास और वो व्यक्ति भाग रहा है तो या फिर वो अरेस्ट को ब्रीच कर रहा है, कस्टडी ब्रीच कर रहा है, तो उसको पकड़वाने में अगर पुलिस किसी पब्लिक सिविलियन की मदद चाहती है तो ले सकती है और ये सिविलियन की लीगल ऑब्लिगेशन होगी कि वो पुलिस की मदद करे। Similarly, if there is a fight or a communal tension or any kind of public disturbance that is about to break out or breaking out, then police can seek aid of the civilians there और वहाँ पे भी civilians की legal obligation है मदद करने की। Similarly, if there's a situation where the police is trying to prevent a certain damage to a railway or a canal or any kind of public property, वहाँ पे भी वो civilians की aid ले सकते हैं। तो ये एक legal obligation create करता है public पे जहाँ पे उन्हें पुलिस और मैजिस्ट्रेट की मदद करनी ही पड़ेगी। अब एजेंडा वही है कि भाई क्राइम को रोकना है। अब क्राइम को रोकने के लिए कई बार बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। समटाइम्स इट रिक्वायर्स अ लिटरल फिगरेटिव आर्मी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो वहाँ पे कई बार पुलिस अकेली पड़ जाती है। तो अगर पुलिस अकेली है या फिर देयर इज अ सिचुएशन वेयर इट रिक्वायर्स असिस्टेंस तो वो नॉर्मल लोगों की मदद ले सकते हैं और प्रोसीजरल स्कीम के अकॉर्डिंग उन लोगों को जो पुलिस नहीं है, मैजिस्ट्रेट नहीं है, उन्हें मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये उनकी लीगल ड्यूटी है कि उस क्राइम को, उस डिस्ट्रक्शन को, उस फाइट को प्रिवेंट करने में वो पुलिस की मदद करें। ठीक है, अब क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन है तो सोचने वाली बात है कि इसका वायलेशन भी किसी तरह की पेनल्टी तो एंटेल करता ही होगा। तो सेक्शन 37 का जो वायलेशन था वो सेक्शन 187 आईपीसी को स्ट्राइक कर देता था। मतलब अगर ये नहीं किया है, ठीक है, इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया किसी सिविलियन ने तो पेनल्टी जो अराइज होती थी वो सेक्शन 187 आईपीसी में होती थी। ठीक, अब ये जो करस्पॉन्डिंग, क्योंकि अब आईपीसी बीएनएस हो गया है, सेक्शन रिमेन्स द सेम। अब ये सेक्शन जो है वो सेक्शन 31 है, इंस्टेड ऑफ बीइंग 37 नाउ इट इज 31।
The context, the meaning, the agenda, objective, everything remains exactly the same. इस सेक्शन की भी वायलेशन की पेनल्टी है, लेकिन अब क्योंकि आईपीसी चेंज हो चुका है तो वो पेनल्टी सेक्शन 222 बीएनएस में दी गई। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा, 8 to person other than पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग अ वारंट। तो अगर किसी सिविलियन को या पुलिस ऑफिसर जो व्यक्ति नहीं है या व्यक्ति जो मैजिस्ट्रेट नहीं है उसे मैजिस्ट्रेट ने एक वारंट एग्जीक्यूट किया है अरेस्ट का, तो उस वारंट में लिखी गई कंडीशंस या उस वारंट में दी गई पावर्स को कोई और भी एक्सरसाइज कर सकता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट व्हाट द वारंट एंटेल्स। ठीक है, तो वही चीज जो सेक्शन 37 में काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड इन सेक्शन 38 ऑल्सो, कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड हु हैज बीन गिवन अ पावर टू एप्रीहेंड। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों की मदद ले सकता है, लोग उसकी मदद कर सकते हैं, और उस वारंट में जो पावर दी गई है कि अरेस्ट करने के लिए तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो आम लोग भी कर सकते हैं। बेसिकली वो होना चाहिए जो वारंट में लिखा है, क्रिमिनल पकड़ा जाना चाहिए ताकि जस्टिस के एंड्स को मीट किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सेम सेक्शन है, बस नंबर चेंज हो गया है, सेक्शन 32। The same again, the principle, meaning, even the terminology for that matter remains exactly the same. तो ये जो 3 sections हैं इनमें कोई भी change नहीं आया है except for the fact that their numbers have been shuffled. Okay, आगे बढ़ जाते हैं। पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जैसे पता चल रहा है कि कोई क्राइम होने वाला है, वो क्राइम कैसे भी हो सकता है, इट कैन बी अगेंस्ट स्टेट, इट कैन बी अगेंस्ट आर्मी नेवी, इट कैन बी अगेंस्ट बॉडी प्रॉपर्टी और करेंसी। ठीक है, किसी भी तरह का क्राइम, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए क्राइम है, रिलीजियस क्राइम है, कोई मैरिज से रिलेटेड क्राइम है, किसी भी तरह का क्राइम, बेसिकली पूरी लिस्ट दे रखी है इस सेक्शन में। तो पब्लिक को अगर इस तरह के क्राइम के कमीशन की इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर उन्हें पता चलता है कि किसी का इंटेंशन है इस क्राइम को कमिट करने का, तो ये उनकी लीगल ड्यूटी है कि वो इस क्राइम की इंफॉर्मेशन या इसके कमीशन की इंफॉर्मेशन या इस तरह के किसी एप्रीहेंशन की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करवाएं ताकि पुलिस और मैजिस्ट्रेट टाइमली एक्ट कर सकें। ठीक है, अगेन ये सेक्शन भी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है सिविलियंस पे, पब्लिक पे, सिटीजन्स पे कि अपने आसपास होने वाले क्राइम्स को वो रिपोर्ट करें ताकि अगेन सोसाइटी के पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। हर जगह थाना नहीं होता, हर जगह पुलिस मौजूद नहीं होती, लेकिन एक रिसोर्स है जो हर जगह है, वो क्या है? लोग। ठीक है, अब उन लोगों की मदद लेना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस, मैजिस्ट्रेट, मशीनरी ऑफ क्राइम कैन नॉट कीप इट्स आईज एवरीवेयर बट इट कैन रिक्वायर पीपल टू डू दैट। तो यहाँ पे लोगों को यूज किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया गया है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि क्रिमिनल कमीशंस रिपोर्ट हो रहे हैं, और अगर वो किसी तरह के एप्रीहेंशन है, मतलब होने वाले हैं, ठीक है, बिफोर टाइम, तो भी वो रिपोर्ट हो रहे हैं ताकि उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, अगर वो हो चुके हैं तो उन्हें जल्दी से इन्वेस्टिगेट किया जा सके, कोई डिले ना हो क्रिमिनल प्रोसीजर में। ठीक, तो यहाँ पे पब्लिक के ऊपर एक लीगल ड्यूटी है। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि अगर इस सिचुएशन में कोई सिटीजन, जैसे इस चीज की इंफॉर्मेशन थी, सिटीजन क्या पब्लिक ही कहते हैं, पब्लिक का मतलब पब्लिक ही है, यहाँ पे सिटीजनरी को तो स्पेसिफाई किया नहीं है। ठीक है, तो if at all a person is not able to has not informed the police or the nearest magistrate about the commission of a crime or anything that he thought was about to happen, then he needs to explain the reason why he didn't. ठीक है, उसे पूरा का पूरा रीजन देना पड़ेगा कि उसने ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, और उसे ये रीजन प्रूव भी करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे सजा हो जाएगी। और इसके वायलेशन की सजा सेक्शन 176 आईपीसी में हुआ करती थी। समझ गए? अब सेक्शन जो है अभी भी सेम है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज की गई है आईपीसी की बजाय, क्योंकि आईपीसी अब हमारे पास रहा नहीं है तो आईपीसी को चेंज करके बीएनएस कर दिया गया है।
जिन सेक्शंस को यूज किया गया है या जिन सेक्शंस के इंफॉर्मेशन से ये पर्टिकुलर सेक्शन रिलेट करता था वो सेक्शंस भी अब रहे नहीं, तो अब वो क्या सेक्शंस हैं उन्हें भी चेंज कर दिया है। सो आईपीसी इज नाउ भारतीय न्याय संहिता एक्ट 121 से लेकर 126, ठीक है, ये वही ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं। अब वो 121 126 तो है नहीं, वो 103, मतलब द न्यू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू बीएनएस, सेम ऑफेंसेस वही हैं, बस सेक्शन नंबर नए लॉ के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, ठीक है। इसका भी वायलेशन पेनल्टी को अट्रैक्ट करता है और अब वो पेनल्टी बीएनएस के नए सेक्शन 211 में स्ट्राइक होती है। और नया सेक्शन क्या है? सेक्शन 33। So a violation of section 33 would invite the penalty laid down in section 211 IPC। एक और बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, कल के अपने सेशन में मैंने एक चीज पे एम्फसाइज किया था जो कि थी चाइल्ड। अब मैंने कहा था कि चाइल्ड की डेफिनेशन आईपीसी में नहीं दे रखी है और उसे पॉक्सो से इंपोर्ट किया जा रहा है। एक्चुअली इट वाज माय मिस्टेक। अब ये लॉ नया है, अभी आया है, मेरे लिए भी नया है, तो इन सेक्शंस को याद रखने में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इट वाज माय मिस्टेक, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट बिफोर एनीवन टेक्स इट सीरियसली। चाइल्ड की डेफिनेशन इनफैक्ट बीएनएस में दे रखी है और वो सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दे रखी है, एंड इट इज द सेम डेफिनेशन दैट हैज बीन यूज्ड इन ऑल द लेजिस्लेशंस व्हिच एम्स एट प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। तो वो बिल्कुल वही डेफिनेशन है, एवरी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 इज अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू बीएनएस, ठीक है। सो इट वाज माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर इट, आई होप यू वुड मेक दैट करेक्शन इन योर हेड, ठीक है। तो मेंटल नोट ले लें और इस चीज को करेक्ट कर लें। वही जो, लेकिन पर्पस वही है कि भाई यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने का इनका एजेंडा था कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन अगर अफोर्ड की जा रही है तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन, चाइल्ड की डेफिनेशन रादर, हर लेजिस्लेशन में सेम रहनी चाहिए, स्पेशली उन सेक्शंस के लिए जिनका एजेंडा, जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ चाइल्ड के प्रोटेक्शन का था। तो मीनिंग इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप ना रहे, यूनिफॉर्म डेफिनेशन रहे, मीनिंग यूनिफॉर्म रहे और पर्पस प्रॉपरली फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सेक्शंस दे रखे हैं सेक्शन 39 में, वही सेक्शंस जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं बीएनएस के, वो नए सेक्शन 33 में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 40 पर, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। अब वो ऑफिसर्स, ठीक है, वो ऑफिसर्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो एनी ऑफिसर, एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड इन दैट पर्टिकुलर विलेज, वो कोई भी ऑफिसर हो सकता है। तो कोई सरकारी ऑफिसर जो उस गांव में काम कर रहा है, उस गांव में कोई रहने वाला व्यक्ति जिसे कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, ही नोटिसेस अ सस्पिशियस डेथ और ही नोटिसेस अ सर्टेन क्राइम, या फिर वो कुछ नोटोरियस क्रिमिनल्स को देख रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स उसको गांव में छिपे नजर आ रहे हैं, या फिर उसे पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जो चोरी के माल में खरीद बेच शुरू कर रहे हैं, notorious criminals dealing with buying and selling of stolen property, or if it is a proclaimed offender who is hiding in that village, or if there's a suspicious death that has happened in the village, or anything that has happened in the village which is not right, which is fishy, which creates or an apprehension कि crime हुआ है या हो रहा है, कुछ चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन उस विलेज ऑफिसर को या फिर उस पर्टिकुलर विलेज रेजिडेंट को इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर मैजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करवानी पड़े, ठीक है। ये था सेक्शन 40। द कमीशन और ऑफ इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस or any offense punishable under section 43, 44, 45, 47, ये public tranquility से related offenses हैं, पता ही है आप लोगों को, unlawful assembly वाले, ठीक है। अब ये सेक्शन चेंज हो गया है सेक्शन 34 में, सेक्शन अभी बिल्कुल वही है, सेम सेक्शन है, ठीक है। उसमें बस बीएनएस को चेंज कर दिया है आईपीसी की बजाय, और जो आईपीसी के जो सेक्शंस दे रखे थे उनको चेंज करके बीएनएस के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग दैट हैज बीन चेंज्ड।
41E कमीशन, बिल्कुल वही सेम है, कमीशन और ऑफ और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया near such village would be an offense punishable under the following sections of Indian Penal Code. Right? So this is the information that a village resident or an officer posted in that particular village is required to provide to the nearest police station or to the magistrate. तो ऑफेंसेस मैंने आपको बता दिए, वही नोटोरियस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का कोई इंफॉर्मेशन, सस्पिशियस डेथ का, चोरी के माल का, किसी भी और ऑफेंस का, क्रिमिनल प्लान का, किसी भी तरह का कुछ समथिंग विच इज नॉट राइट, विच इज फिशी, दे ही रखा है इन सेक्शंस में, ठीक है। और वही सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नए सेक्शन में भी दे रखे हैं। So the new section is section 34, the older one was 40, everything else remains the same except for the section number. अभी section number इतने important नहीं होते हैं honestly if I tell you, ठीक है। जैसे अगर प्री में भी इस चीज से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो इन सेक्शंस को नहीं पूछा जाता है, ब्रॉड स्कीम पूछ ली जाती है। तो आप चैप्टर्स को देख लीजिए, मतलब सेक्शंस वही हैं बेसिकली, देयर इज यू नो व्हाट शुड आई से, एक बेसिक सी लिस्ट है जो मैंने आपको अभी दी, ठीक है। तो उसी बेसिक लिस्ट के आसपास अगर आपको आइडिया है तो इन सेक्शंस को आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। कुछ बच्चे रटने में बहुत तेज होते हैं, रटना चाहें तो रट सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने प्री में इस तरह का कोई सवाल नहीं देखा है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वो कौन सा ऑफेंस है जिसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी एक विलेज ऑफिसर या विलेजर की है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन दैट क्वेश्चन, सो दैट it's very unlikely that a question of this sort might be in your exam. अच्छा, सेक्शन 40 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिफाइन करता था और विलेज को भी डिफाइन किया होता। तो विलेज के डेफिनेशन में वो सारा इलाका जो गांव का है और आसपास का। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपको पता ही है, वही सेम डेफिनेशन जो सीआरपीसी में दे रखी है, ठीक है। द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इंक्लूड्स अ पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय कोर्ट और अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, वुड बी एन ऑफेंस। तो इन सारे ऑफेंसेस से भागा हुआ व्यक्ति जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब उसने अरेस्ट को डिनाई कर दिया, कस्टडी को डिनाई कर दिया। एनी हाउ, बाकी के क्या चेंजेस हैं वो चैप्टर 5 में आए हैं अरेस्ट के प्रोविजन से रिलेट करते हुए। तो सेक्शन 541 से लेकर 60A तक जाता था, डेल्ट विद अरेस्ट, ठीक है। उसमें सब कुछ है, अरेस्ट का प्रोसेस है, अरेस्ट कब हो सकता है, किसका हो सकता है, कब नहीं हो सकता, अरेस्ट का आफ्टर मैथ भी है, अरेस्टेड पीपल के राइट्स भी हैं, मतलब बेसिकली हर चीज दे रखी है इसी चैप्टर में जो अरेस्ट से रिलेट करती है, 40 से लेकर 60A तक, ठीक है। जो नया चैप्टर है वो भी चैप्टर 5 ही है, सेक्शंस का नंबर चेंज हो गया है, 35 to 62 सेक्शंस हैं जो अब अरेस्ट से रिलेट करेंगे। कुछ चेंजेस हैं इनमें, नॉट जस्ट द चेंज इन द सेक्शन नंबर, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। 41 डिटेल करता था कि पुलिस विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है, और 41 में क्लॉजेस थे जो लिस्ट करते हैं वो सारी सिचुएशंस जहां पे एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी अरेस्ट को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो नया सेक्शन जो है वो 35 है, और इस 35 में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है, प्रोवाइजो काइंड ऑफ क्लॉज ऐड कर दिया है, क्लॉज 7, जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो 60 से अबव है, इन्फर्म है, बूढ़ा है, और उसकी सजा जो है वो 3 साल या 3 साल से कम है, मतलब जो ऑफेंस जिसके लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है वो 3 साल या 3 साल से कम है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकेगा, उसे परमिशन लेनी होगी डीएसपी की। सी, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट prior permission of an officer not below the rank of deputy superintendent of police. So it has to be a DSP or above. इनकी परमिशन लेनी है किन केसेस में? In case of an offense which is punishable for imprisonment of less than 3 years, 3 years से कम, एंड ये भी मतलब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है, एंड लगा है और नहीं लगा, तो व्यक्ति 60 से ऊपर का है, कमजोर है, बूढ़ा है, राइट, और उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है या उसके ऊपर एक ऐसे ऑफेंस करने का एक्यूजेशन है जिसकी सजा 3 साल से कम है,
ठीक है, तो इन सिचुएशन में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, उसे डीएसपी की रैंक या और अबव रैंक ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये नए सेक्शन 35 में क्लॉज को ऐड किया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन 46 बेसिकली प्रोसेस ले डाउन करता था कि अरेस्ट को किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अरेस्ट हाउ मेड, तो वही कि अरेस्ट को द पुलिस ऑफिसर शैल टच द पर्सन ही इज टेकिंग इनटू कस्टडी अनलेस द पर्सन सबमिट्स टू एक्शन और वर्ड्स। ठीक है, तो एक्चुअली कन्फाइन करने के लिए फिजिकल टच तो जरूरी है, तो इसी तरह से 46 में अरेस्ट होगी। फीमेल है तो आप उसे तब नहीं अरेस्ट कर सकते, सनसेट से पहले ही अरेस्ट करेंगे, सनसेट के बाद नहीं, सनराइज से पहले नहीं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस दे रखे हैं। बाकी अरेस्ट में फोर्स को यूज किया जा सकता है अगर नेसेसरी है, और फोर्स भी रीजनेबल होनी चाहिए। फोर्स किसी भी तरह से डेथ में रिजल्ट नहीं कर सकती अनलेस द पर्सन हु अगेंस्ट whom the force was used was accused of a crime which was punishable with death। तो ये भी एक प्रोवाइजो दे रखा है। सेक्शन 46 का आइडिया सबको है, इंपॉर्टेंट सेक्शन था। ठीक है, तो पूरा मैनरिज्म दे रखा है, फोर्स कब यूज की जा सकती है, कितनी यूज की जा सकती है, ठीक है, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, फीमेल्स को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, एटसेट्रा, एवरीथिंग इज लेड डाउन हियर इन सेक्शन 46। द न्यू कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इज सेक्शन 43। ठीक है, अब सेक्शन 46 में हैंडकफिंग को लेकर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं था। ठीक है, और हैंडकफिंग को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी रही है। प्रेम कुमार शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 78-80 के केसेस है जब हैंडकफिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी। सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में हैंडकफिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मेजर रूलिंग दी थी, जहाँ पे सुनील बत्रा एक कन्विक्ट होते हुए उन्होंने एक रिट फाइल कर दी थी कि हैंडकफिंग जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की जिनमें हैंडकफिंग को एक एक्सेप्शन डिक्लेयर किया गया कि भाई एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही यूज करिए हैंडकफ्स को, और उसे हर वक्त यूज करने की जरूरत नहीं है। इनके पास भी आर्टिकल 21 है जो वायलेट हो जाता है, यू नीड टू मेंटेन दैट। ठीक है, तो बहुत सारे गाइडलाइंस थे जो सुनील बत्रा में दे रखे थे। अब जो नया सेक्शन आया है सेक्शन 43, वो हैंडकफिंग को लेकर एक स्पेशल मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोविजन ऐड कर रहा है, और वो प्रोविजन है सब क्लॉज 3। तो सेक्शन 43 सब क्लॉज 3 में हैंडकफिंग से लेकर एक स्पेसिफिक डिटेल है कि आप जो पुलिस ऑफिसर हैं वो हैंडकफिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं हो सकती, जो कि इस प्रोविजन के एब्सेंस में हो रहा था। जैसे ऐसा नहीं कि 46 में हैंडकफिंग दे नहीं रखी है तो हैंडकफिंग होती नहीं थी, बिल्कुल होती थी, तभी तो केस लॉज है, राइट, क्योंकि कन्फाइन को ऑप्शन दे रखा है ना, पुलिस कैन शैल एक्चुअली टच टू कन्फाइन द पर्सन। तो अब टच कर रहा है, कन्फाइन कर रहा है, तो हाथ से पकड़ा थोड़ी रहेगा, हथकड़ी बांध दी, उसको भाग ना जाए कुछ भी। ठीक, तो अब हैंडकफिंग जो थी वो आर्बिट्ररी होने की वजह से इतना ज्यादा उस पर शोर मचाया गया। अब हैंडकफिंग की किसी किसी सिचुएशन में नेसेसरी हो जाती है। तो हैंडकफिंग का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि एक आदमी को छोटा फील कराया जाए या गिल्टी फील कराया जाए। हैंडकफिंग का पर्पस ये कभी नहीं था। ठीक, तो हैंडकफिंग का पर्पस है कि आप क्रिमिनल प्रोसेस को स्मूथली इफेक्ट कर सकें, क्योंकि जिस प्रिजनर को या जिस एक्यूज्ड को आपने हैंडकफ कर रखा है वो डेंजरस है, और जरूरी है कि वो थोड़ा बंधा ही रहे। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस दैट द पर्सन रिमेन्स अ लिटिल कन्फाइंड, क्योंकि उसके भागने के चांसेस हैं, वो आदमी डेंजरस है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसी है कि उसे यूं ही आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे कन्फाइनमेंट, इस तरह का रिस्ट्रेन, नॉट कन्फाइनमेंट सॉरी, इस तरह का रिस्ट्रेन नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी रिस्ट्रेंट को किन किन सिचुएशन में यूज किया जा सकता है ये नया सेक्शन प्रॉपरली लिस्ट कर रहा है। क्या है वो सिचुएशन? इफ अ पर्सन बिफोर द कोर्ट जिसे प्रोड्यूस किया जा रहा है ही इज अ हैबिचुअल और अ रिपीट ऑफेंडर, और हु एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, या जो कस्टडी से भाग चुका है, सीरियल ऑफेंडर है, हैबिचुअल है, पहले कस्टडी से भाग चुका है, या फिर वो एक ऐसा
अक्यूज जिसने कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, कोई टेररिस्ट एक्ट की है, कोई ड्रग रिलेटेड क्राइम किया है, किसी इलीगल पोजेशन में था वो आर्म्स और एम्यूनेशन के, मर्डर, रेप या एसिड अटैक से का एक्यूजेशन है उस पे, या उसने कॉइन्स, करेंसी नोट्स को काउंटरफीट किया, ट्रैफिकिंग या किसी तरह के सेक्सुअल ऑफेंस जो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट था उसका एक्यूजेशन है, या फिर स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम उसने किया है। इन सारी सिचुएशंस में मतलब इस तरह का अगर एक्यूजेशन लगा है एक व्यक्ति पर, इंडिविजुअल पर, तो उसे हैंडकफ किया जा सकता है। हैंडकफिंग की सिचुएशन आती थी कि हियरिंग के दौरान, जैसे एक आदमी कस्टडी में है तो कस्टडी से उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, फिर कोर्ट से उसे वापस हियरिंग खत्म होने के बाद कस्टडी में ले जाया गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इवन आफ्टर द कोर्ट हैज डिलीवर्ड द जजमेंट, आदमी के पास राइट तो होता ही है अपील का, तो वो अपील जेल में ही बैठ के करेगा अगर उसे सजा हो गई है तो। ठीक, तो अब जेल में अपील कर रहा है, कोर्ट में उसे आना ही पड़ेगा। तो भाई कोर्ट से आने जाने के प्रोसेस में हथकड़ियां बांध दिया करते थे। सुनील बत्रा, प्रेम कुमार शुक्ला, हुसैन आरा खातून में भी इस चीज की चर्चा की गई थी। तो इन सारे केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा हथकड़ियां वथकड़ी मत बांधो जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज करो। अब वो एक्सेप्शनल सिचुएशन को सीआरपीसी क्लैरिफाई नहीं कर रहा था। लेजिस्लेचर ने भी कोई अटेम्प्ट नहीं किया इस एक्सेप्शनल सिचुएशन को क्लैरिफाई करने का। यहाँ जो नया प्रोसीजर है वो इस एक्सेप्शनल सिचुएशन को पूरी तरह से लिस्ट कर रहा है कि देखो ये सिचुएशन है, इनमें तुम हैंडकफिंग या रिस्ट्रेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज अ ग्रेट एफर्ट, वाकई जरूरी है ये। किसी भी तरह का आर्बिट्ररी मिसयूज ऑफ पावर जो है वो प्रिवेंट हो जाता है जब लॉ किसी एक पॉइंट पे बहुत क्लियर हो जाता है। तो ये क्लैरिटी जो है ये उस मिसयूज को, रिस्ट्रेंट के आर्बिट्ररी इम्पोजिशन को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 53 पे, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ पे अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अक्यूज्ड की बॉडी का फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन से कुछ और एविडेंसेस निकल कर आएंगे जिससे केस की कहानी क्लियर हो जाएगी, गिल्ट इनोसेंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की अगर उसे लगता है सिचुएशन है जहाँ पे कोई मेडिकल एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट एविडेंस निकल सकता है, तो वह इस तरह की रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकता है। और ये पावर जो है वो सेक्शन 53 में दे रखी है। ठीक, अभी जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 51। इसमें भी एक एडिशन है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जब एग्जामिनेशन करता है तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक, कि उसका जो कंक्लूजन है, जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ये फाइंडिंग्स हैं, इसको एग्जामिन करने पर ये मुझे मिला है। अब ये जो रिपोर्ट है कायदे में ये आईओ के पास आ जानी चाहिए, है ना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ये रिपोर्ट आती है, वो इन एविडेंसेस को समझता है प्रॉपरली और इसको केस डायरी में इंक्लूड कर देता है। इसी बेसिस पे चार्जशीट फाइल होती है। अब चार्जशीट क्या है भाई, चार्जेस का एक लिस्ट ही तो है कि ये चार्जेस इस अक्यूज्ड पे लगाए जा रहे हैं और इनको सपोर्ट करते हुए ये वाले एविडेंसेस मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोक्योर किए हैं। दिस इज व्हाट अ केस डायरी इज, है ना। अब केस डायरी में या फिर चार्जेस को सपोर्ट करने के लिए मेडिकल एविडेंसेस काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसेस कई बार हॉल्ट पे आ जाता है क्योंकि आईओ को बड़े इंपॉर्टेंट एविडेंसेस नहीं मिल पाते, क्योंकि उनकी रिपोर्ट नहीं आई या वो सरकारी काम है तो अस्पताल में ही फंसा रह गया। बेचारे आईओ के पास एक ही केस तो है नहीं, उसके पास कितने सारे केस होंगे। ठीक है, तो वो हर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जाता रहा, भाई साहब रिपोर्ट तैयार हो गई, दे दीजिए जरा मैं फाइल कर दूं। दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नॉट प्रैक्टिकल, इट इज एन अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर दैट मैटर। ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से एक एम्प्लॉय पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता ही है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर। तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए और क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, स्पेशली साइंस से लेकर या फिर मेडिसिन से लेकर, वो इतना एडवांस हो चुका है कि बॉडी एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को रिलीज या एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जिससे पूरी की पूरी केस की कहानी एकदम शीशे की तरह साफ हो सकती है। और अगर इस तरह का कोई प्रोसेस या फैसिलिटी हमारे पास है तो जरूरी है कि उसे हम इमीडिएटली अवेल करें और उसकी रिपोर्ट को इमीडिएटली उस आदमी तक पहुंचाए जो जिसके लिए वो जरूरी है।
ओ कौन है? IO है ना, IO है, सॉरी। तो इसीलिए इसी क्लॉज को ऐड किया गया है कि जैसे ही फाइंडिंग्स की रिपोर्ट तैयार होती है वो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पहुंचाई जाएगी। The agenda is simply to make sure that the criminal process is expedited. प्रोसेस अपने आप में बहुत लंबा है भाई, क्रिमिनल प्रोसेस है, सजा ऐसे ही नहीं दी जा सकती, बहुत खोजबीन करके, सोच समझ के, बहुत ज्यादा केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद सजा दी जाएगी। यूं ही किसी की लिबर्टी को चुटकी में कर्टेल नहीं कर सकते। इसीलिए क्रिमिनल प्रोसेस का लंबा होना तो जरूरी है ना, ताकि इनजस्टिस का स्कोप कम हो जाए। इनजस्टिस भी हो ही जाती है, फिर भी हो जाती है, सोचो। तो अब इस सारे ऑलरेडी लंबे प्रोसेस में अगर कोई चीज है जो इस प्रोसेस को और डिले कर देती है, उसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो BNSS में जैसे जैसे मैं भी पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कि इस चीज को अगर फर्दर डिले से रोका जा सकता है तो पूरी कोशिश की गई है कि और किसी भी तरह का कोई भी और डिले ना आए। जैसे रिपोर्ट को इमीडिएटली प्रोवाइड करिए, एविडेंसेस को इमीडिएटली प्रेजेंट करिए, टेस्टिमनी को इमीडिएटली रिकॉर्ड करिए, है ना। तो अब जैसे टेस्टिमनी चाहिए कोर्ट को कि भाई एक विटनेस की टेस्टिमनी चाहिए, और टेस्टिमनी देने के लिए विटनेस नहीं है, विटनेस रशिया बैठा हुआ है। अब वो जब आएगा तब होगी टेस्टिमनी, तो क्या करो भाई, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंट्रोड्यूस करिए। वो रशिया में बैठा बैठा उसको क्या बोल नहीं सकता, बिल्कुल वीडियो कॉल से उसका एविडेंस लीजिए, इमीडिएटली हो गया आपका एविडेंस एग्जामिनेशन, हो गया ना। तो इसीलिए जो है कोर्ट को ये पूरा का पूरा जो क्रिमिनल लॉ है उसे रिप्लेस ही इसीलिए किया गया है ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इफेक्टिव और एक्सपीडाइट किया जा सके, ताकि जस्टिस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिन पे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो एक्चुअली डिलीवर हो सके। ठीक है, तो ये जो है एडिशन सेक्शन 51 में है। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, शैल, ये उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पार्ट 4 और पार्ट 5 के चेंजेस। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए हैं। आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन BNSS द पब्लिक मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन ऑफेंसेस अंडर विच सेक्शन। तो इसका आंसर जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं लॉ से रिलेटेड नए नए क्वेश्चंस, नए लॉ से रिलेटेड नए प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे कल 5:30 बजे। सब जरूर आए, इन वीडियोस को बहुत जरूरी है देखना, तो मेक श्योर कि आप इन्हें मिस नहीं कर रहे। बाकी मैं तो हूं ही गाइड करने के लिए। ठीक है एवरीवन, प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।